उत्तराखंड की घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक अजीबो-गरीब गांव, जिसका नाम था बिसरपुर। एक ऐसा गांव जो नक्शों और कागजों में खोजने पर भी नहीं मिलता था, जिनके बारे में सुनकर लोग हिचकिचाते थे और जो बाहर से आए लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। यह गांव ऐसा था जिसका कोई आधिकारिक अस्तित्व नहीं था और उसकी आवाजें अक्सर हवा में खो जाती थीं। कहानी शुरू होती है विवेक चौहान से, जो एक क्राइम रिपोर्टर था। उसे हमेशा कुछ नया खोजने की आदत थी। एक दिन उसे अपने बॉस से एक अजीब सा केस मिला, एक गांव की गुमशुदगी, जिसे हाल के दिनों में कई बार बताया गया था। इस गांव से कई लोग अचानक गायब हो गए थे, लेकिन किसी ने भी उस गांव के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। न सरकारी रिकॉर्ड में, न स्थानीय लोगों के पास कोई ठोस जानकारी थी। विवेक के मन में उत्सुकता थी और उसने इस रहस्यमयी गांव की खोज का निर्णय लिया। वह अपने कैमरामैन शिवम के साथ बिसरपुर की ओर चल पड़ा। गाड़ी के रास्ते से गांव का कोई संकेत नहीं था, जैसे यह गांव कहीं से गायब हो गया हो। और आखिरकार एक घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी सड़क मिली, जो उन्हें बिसरपुर तक ले गई। सड़क इतनी खराब थी कि गाड़ी से आगे जाना मुश्किल था, इसलिए वे दोनों पैदल ही गांव की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, वातावरण में अजीब सा सन्नाटा और सर्दी महसूस होने लगी। गांव में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां घर थे, लेकिन सब निराधार थे। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, जैसे ये एक भूतिया खंडहर हो। अचानक उनके सामने एक पुरानी हवेली नजर आई। यह हवेली इतनी पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी कि यह देखकर लगता था जैसे वह शापित हो। उसके चारों ओर बड़े बड़े बूटे और बेलें उगी हुई थीं। हवेली के आसपास घने पेड़ थे, जिनकी छांव में किसी के छिपे होने का एहसास हो रहा था। विवेक और शिवम ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। वे दोनों धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही हवेली का वातावरण और भी डरावना हो गया। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवेली की दीवारों पर सूक्ष्म खून के धब्बे दिख रहे थे, जो जैसे किसी पुराने हत्यारे का काम रहे हों। विवेक ने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे हवेली के भीतर की ओर बढ़े, एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी के नीचे उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब की पन्नों में चुटकी चुटकी खून के धब्बे थे। किताब के पहले पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह समय का शिकार होगा। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। विवेक के हाथ में किताब थी और वह चौंका हुआ था, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। अब वे दोनों फंसे हुए थे। हवेली में एक अजीब सी धुंध फैलने लगी और उस धुंध में एक छाया मूर्ति दिखाई दी। ये आकृति किसी इंसान जैसी नहीं थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। विवेक और शिवम पूरी तरह घबराए हुए थे। वह आकृति अब उनके पास आ चुकी थी, लेकिन वह आकृति एक पुरानी महिला की थी, जो बिल्कुल बेहोश सी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमकती हुई आंखें थीं। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुमने क्यों इस हवेली में कदम रखा? तभी एक भयंकर आंधी आई और हवेली के अंदर की रोशनी चली गई और 1 मिनट में सब कुछ बदल गया। हवा में हड्डियों की चीखें, खूनी निशान और आत्माओं का गुस्सा फैल गया। विवेक और शिवम अब समझ चुके थे कि इस हवेली में कुछ गहरे रहस्य हैं और शायद वे उन्हें जानकर अपनी जान गंवा देंगे। हवेली में अंधेरा घना हो चुका था। हवा में अब सड़ चुके मांस की गंध थी। बाहर बारिश की बूंदें टिन की छत पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई कब्र पर थापे मार रहा हो। विवेक ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर रोशनी ज्यादा देर टिक नहीं रही थी। उसकी आंखें कमरे की हर दीवार पर भटक रही थीं। तभी उसने देखा कि एक कोने में लगा पुराना शीशा धीरे धीरे धुंधला होकर लाल हो रहा था। वो देखो, शीशा, शिवम ने डरते हुए कहा। विवेक ने कैमरा शीशे की ओर मोड़ा। कैमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब दोनों ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें शीशे में अपने पीछे कोई खड़ा नजर आया। वो आकृति इंसानी थी, लेकिन उसकी आंखें काली और चेहरे पर खून के धब्बे थे। विवेक जैसे ही मुड़ा, पीछे कुछ नहीं था। अचानक शीशे पर एक हाथ की छाप उभर आई, ताजा खून से बनी हुई। शिवम कांप रहा था। भाई, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन विवेक रुक गया। उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। हमने कुछ ऐसा खोज लिया है जो दुनिया से छिपा हुआ है, और अगर हम इस रहस्य को उजागर कर पाए तो ये हमारी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। शिवम ने सिर झुका लिया,
लेकिन वह जानता था कि यह स्टोरी नहीं, एक शाप है। अगले कमरे में एक पुरानी अलमारी मिली, जंग लगी और आधी खुली हुई। विवेक ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक कठपुतली पड़ी थी, लेकिन ये कठपुतली एक बच्चे की तरह रो रही थी। शिवम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने देखा कि दीवार पर एक नाम लिखा था, रागिनी 1942। रागिनी कौन थी? विवेक ने बुदबुदाया। उसी समय कमरे की दीवार पर खुद से एक दरवाजा खुला। वहां एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। दीवारों पर खून से बने निशान थे जो जैसे नीचे खींच रहे हों। शिवम ने रुकने को कहा, लेकिन विवेक नीचे उतर गया। तहखाना हवा से बंद था, लेकिन जैसे ही दोनों उतरे, हवा थम गई। दीवारों पर घड़ी के कांटे उलटी दिशा में घूम रहे थे। एक कोने में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा था। बक्से पर लोहे की जंजीरें थीं और उसके ऊपर खुदा था। जिसने आत्मा को जगाया वह जीवित नहीं रहेगा। बॉक्स के पास बैठा था एक बूढ़ा आदमी, पर वह मर चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह में एक पुराना ताबीज था। विवेक ने ताबीज उठाया। उसी वक्त पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से आवाजें आने लगी, किसी के रोने, चीखने और खून में लथपथ होने की आवाजें। वो बक्सा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। रुको, इसे मत खोलो, शिवम ने चीखते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बक्से से निकली एक काली परछाई तेजी से हवा में फैल गई। एक पल के लिए बिजली चमकी और वह परछाई शिवम के अंदर घुस गई। अब शिवम वैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें अब लाल थीं। वह धीरे से बोला, तुमने ताबीज उठा लिया विवेक, अब तुम्हारा वक्त खत्म है। अब विवेक अकेला नहीं है, लेकिन साथ में जो है वह अब इंसान नहीं है। आखिर इस हवेली में कितने रहस्य छिपे हैं? कौन थी रागिनी? क्या शिवम की आत्मा अभी भी वहीं है या किसी और की गिरफ्त में है? और ताबीज किसका था?